नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज जिन तीन अहम मुद्दों पर हम करने जा रहे हैं इस पर चर्चा, उसमें सबसे पहला है सरेंडर सरेंडर सरेंडर। अमेरिका भारत ट्रेड डील में किस तरह से भारत के हितों का सरेंडर किया गया, उस पर किस तरह से हंगामा है और किस तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं, यह है हमारा पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा है बजट सत्र। उसमें जो हंगामा चल रहा है वह विपक्ष किस तरह से हावी है और किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं लोकसभा में आने से। और ठीक उसी समय लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ विपक्ष ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा मुद्दा मणिपुर। मणिपुर में जारी हिंसा का दौर, वहां पर राष्ट्रपति शासन हटाकर सरकार स्थापित की गई, लेकिन हिंसा का दौर और तेज हो गया है। और इन तीन अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहले चलिए देखते हैं सरेंडर की कहानी। अमेरिका भारत ट्रेड डील जो हुई है, इसमें नए आका के तौर पर, भारत के आका के तौर पर हमारे सामने आए हैं ट्रंप, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट भी, ट्रेड डील का अनाउंसमेंट, उस पर फैक्ट शीट का अनाउंसमेंट सब ट्रंप ने किया है, अमेरिका ने किया है। और इसमें लगातार भारत के ऊपर जो दबाव है, भारत का जो सरेंडर है, उसके पत्ते वह खुद खोलते जा रहे हैं। इसे लेकर बजट में हंगामा, बजट सत्र जो चल रहा है उसमें हंगामा हुआ है। और साथ ही साथ 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का जो अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें मजदूर और किसान सब साथ मिलकर उतर रहे हैं इस ट्रेड डील को भारत के हितों के खिलाफ, भारत के किसानों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा लगातार अब होनी चाहिए। देखिए, कोई भी देश जो होता है किसी पार्टी की बपौती नहीं होता। ये बीजेपी डील नहीं कहा जाएगा, ये भारत यूएस डील कहा जाएगा। और भारत के हित इसमें अगर सरेंडर हो रहे हैं तो ये बहुत ही खतरनाक है और दीर्घकालिक बहुत नुकसान देगा। और अगर तो मुझे लगता है कि इसकी सारी शर्तें, इसकी सारी कंडीशन, सारा डिसीजन जो हुआ है वो जनता के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? यह बहुत खतरनाक डील है, इसे ढील कहा जा रहा है, जो बहुत जायज है कि दरअसल इसमें भारत के हितों के साथ समझौता किया गया है। नए आका के तौर पर ट्रंप आए हैं, वही डिक्टेट कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ कि हमारी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अमेरिका बता रहा है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे और हमारे ऊपर वही निगरानी रखने का पूरा मैकेनिज्म अनाउंस कर रहा है। यह 100% सरेंडर है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये कहना है कि रातों रात ये जो डील हुई है, इससे पूरे देश के किसान, मजदूर, उद्योग सभी अंधेरे में हैं। किसी को कुछ, यहाँ तक कि मोदी के खुद मंत्रियों के बीच में क्लियर नहीं है, जैसे आपने कहा कि तेल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। मुझे लगता है इसको लेके देश में बहुत गुस्सा है और उसका सामना सरकार को सड़कों पर करना पड़ेगा। इस पर बहस शुरू करने से, बात करने से पहले मुझे लगता है कि यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, जिसमें एक तरफ पीयूष गोयल हैं और एक तरफ जयशंकर जी हैं। दोनों मोदी सरकार के मंत्री हैं, एक विदेश मंत्री हैं और एक उद्योग मंत्री हैं। आप देखिए कि किस तरह से यह दोनों पब्लिक में, यानी जनता के सामने बोल रहे हैं कि इसके बारे में उनसे पूछो, उसके बारे में उनसे पूछो, और बीच में जो भारत के नए आका हैं वो सब कुछ बता देते हैं। Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। तो अदिति, तस्वीर बड़ी डरावनी है, क्योंकि शुरू में जब ये ट्रेड डील हुई उसमें जिस तरह के अनाउंसमेंट हुए, वो भी हमें अमेरिकी समय पर ट्रंप महोदय के जरिए पता चला कि भारत ने ट्रेड डील कर ली है। फिर पीयूष गोयल को भी मजबूरी में जारी करना पड़ा कि भाई हमने हितों के समझौते नहीं किए हैं, किसान सुरक्षित हैं। और देखिए, जब फैक्ट शीट जारी होती है वह भी ट्रंप करते हैं और उसमें तमाम चीजें साफ हो जाती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से ट्रेड डील का हिस्सा है
देश की संप्रभुता से जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसमें वो अनाउंस करते हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, इसलिए हम 25% टैरिफ हटा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह यह भी बता देते हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत पर कौन निगरानी रखेगा कि भारत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस से किसी भी रूप में अगर तेल खरीदता हुआ पकड़ा गया तो उस पर फिर 25% टैरिफ लगेगा, यानी वो हमारे थानेदार हो गए। हाँ, तो नहीं, लेकिन भाषा इसमें मजे की बात यह है कि जो आप रूस के तेल की बात कर रहे हैं, इसके बारे में जितना भी पूछा गया है ऑफिशियली जिसे कहते हैं, अभी तक कहीं कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं करा, सब दाएं बाएं करे जा रहे हैं इसके बारे में। तो ये इसी से ही लग रहा है कि इनके ऊपर दबाव है, और वो दबाव है तो फिर, लेकिन और दूसरी बात ये है कि इस मामले को लेके इतनी बड़ी बात जो आप संप्रभुता की बात कर रहे हैं, ये बातें जो हैं ये पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए थी, और इसीलिए ये अभी मुझे लगता है कि बहुत कारस्तानी करके इसे डील नहीं कह रहे हैं, एक फ्रेमवर्क कह रहे हैं कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी ये फ्रेमवर्क है। तो इन्होंने इतना खुला मैदान छोड़ा हुआ है। अभी मैं पढ़ रही थी कि कहीं पे सडनली आज अमेरिका ने पल्सेस निकाल दिए हैं, तो ये अभी भी अंदर ही अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, और इससे सही में देश की प्रभुता पर आंच आती है। जिसका जिक्र अदिति कर रही है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ पे दालों की बात है, तो दाल पहले नहीं थे। जब अनाउंस हुआ तो जो ट्रंप महोदय ने जारी किया और हमारे यहाँ पीयूष गोयल जी ने जो जारी किया, उसमें दालें नहीं शामिल थी कि हम अमेरिका से 0% टैरिफ पर दालें नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद जब फैक्ट शीट जारी करते हैं ट्रंप महोदय, तब उसमें दालें आ जाती हैं और भी कई चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। सिर्फ दालें ही नहीं, कई चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, और फिर उस पर हंगामा होता है, फिर उस पर कुछ हो रहा है। तो ये जो पूरी तस्वीर है कि हम चारा तो खरीद ही रहे हैं, हम सोयाबीन खरीद रहे हैं, सोयाबीन का तेल खरीद रहे हैं, यानी भारत ने अपने इतिहास में पहली बार भारतीय कृषि को, खेती को इंटरनेशनल मार्केट के लिए खोल दिया है, जो अमेरिका सालों साल से चाहता था। यही सबसे खतरनाक बात है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा विरोध इसी को लेकर होगा। जो कृषि क्षेत्र संरक्षित था उसे खोल दिया गया है, और उसका आप देख रहे हैं कि 12 फरवरी की हड़ताल है, उसको लेकर वो लेबर कोड भी, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं कि किस तरह से आम जनता को क्रश किया जा रहा है। तो लेबर कोड हो गया, मनरेगा आपने देखा ही था वो किस तरह से खत्म कर दिया गया, और ये अमेरिकी डील अब इसमें नया आ गया। तो किसान भी, मजदूर किसान सब एक साथ आए हैं, और जैसे अदिति ने कहा था, इसका संसद और संसद के बाहर दोनों जगह विरोध शुरू हो गया है, और एक लंबी लड़ाई ये चलेगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं तभी ये कह रहा हूं कि ये इतना गंभीर मुद्दा था कि बीजेपी की या मोदी जी की कोई उपलब्धि या वो तो एक अलग इतिहास रहेगा, लेकिन ये भारत अमेरिकी डील कहा जाएगा। और अगर इसमें हम फंस गए, हमने देखा जिस तरह हम डंकल अंकल इन सब का विरोध करते थे WTO का, अब उससे भी खतरनाक स्थिति आ गई है। तो वो स्थिति आ गई है, और मुझे तो ये हैरत है, जब एक सरकार वो भी थी कि जब अमेरिका से परमाणु डील हो रही थी तो वामपंथी अपना खड़े हुए, चाहे उनकी जो भी नीति रही हो, और उस सरकार से बाहर आए। लेकिन आज इस सरकार में कोई हिम्मत नहीं, चाहे वो नीतीश बाबू हैं चाहे TDP, कि कोई इसमें चूं भी बोल दे, क्योंकि सब एक ही तरह से सोच रहे हैं, एक ही तरह से देख रहे हैं अमेरिका का ही। और आपने जो कहा, मुझे तो ये वाकई में ये लग रहा है कि हम मोदी जी कहें या ट्रंप जी, वो आका हो गए, वो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए हमारे, क्योंकि सब कुछ वो बताते हैं, सीज फायर से लेकर डील तक वो बताते हैं। और वो ये भी तमाम तरह के वीडियो भी चल रहे हैं, पता नहीं वो कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक कैरियर भी खत्म कर सकता हूं उनका, इसमें कितना सच है क्या है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं कि इस तरह से अगर सरेंडर किया जाएगा, अगर ये किया जा रहा है, तो मुझे लगता है सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और बड़ी जो परेशान करने वाला एक बिंदु है इसमें, जिसपे कल से चर्चा बहुत तगड़ी है, कि बांग्लादेश और भारत जी, इसका जो पर्सपेक्टिव है कि बांग्लादेश भारत से अच्छी ट्रेड डील कर ले गया अमेरिका के साथ, और यहाँ पर जो कॉटन है, जो कपास है, वह एक केंद्र बिंदु है। और खास तौर से जिस तरह से भारत से जो भी कपास या टेक्सटाइल जाता है, कपड़ा जाता है, ड्रेस मटेरियल जाता है अमेरिका में, जिस पर 2025 से पहले 2 से 3% टैरिफ लगता था, वो 18% अब हो गया है। वहीं बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसमें अमेरिका से जो वो कॉटन खरीदेगा या मैन मेड फाइबर खरीदेगा, उस पर 0% टैरिफ लगेगा। और यहां पर अदिति, जो दूसरा आंकड़ा है वो और चौंकाने वाला है। कई लोग बोल रहे हैं कि किसी को, जिसको पता नहीं है, उनको लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा खरीदेगा अमेरिका का कॉटन और भारत नहीं खरीदता, जबकि जो आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, $250 मिलियन का फाइबर और बाकी सामान अमेरिका से बांग्लादेश खरीदता है। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है, $200 मिलियन का हम भी खरीदते हैं,
अमेरिका से कॉटन और फाइबर, लेकिन हमारे यहाँ पे जो उत्पाद हैं उन पर 18% टैरिफ और उनके ऊपर वो, तो दोहरी मार के बारे में बात है कि, और बांग्लादेश हमसे तकरीबन 70% कॉटन खरीदता रहा है, 70% हमारा कॉटन जाता था बांग्लादेश में, अब वह भी बांग्लादेश बाध्य होकर अमेरिका से खरीदेगा। तो भारत का कपास जो उगाने वाला किसान है, जो पहले से आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए और संकट, सूरत में संकट, पानीपत में संकट, पूरे तमाम जो टेक्सटाइल के हब्स हैं उनमें संकट। ये एक बड़ी खौफनाक तस्वीर है जिसपे चर्चा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात साफ हो रही है इसमें कि बांग्लादेश ने भी कोई उनके साथ कोई, जिसे कहते हैं ना, इस तरह की कोई डील नहीं हुई है जिसमें झुक के बांग्लादेश झुका हो। ये रातों रात वहां पे डील हुई है। और जहां तक हम भी कपास लेते थे, तो एक तरफ तो हमें टैरिफ भी देना पड़ेगा, और बांग्लादेश ने अगर हमसे कपास लेना बंद कर दिया तो हमारे किसानों के ऊपर भी सीधा एक प्रहार होगा। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अमेरिका अपना खेल खेल रहा है, लेकिन हम क्यों उसके खेल में घुसे जा रहे हैं। इस चीज को लेके मुझे लगता है कि पूरे देश में जो है चर्चा होनी चाहिए। जी, क्योंकि मुकुल देखिए, जिसे कल अखिलेश यादव ने संसद में भी बड़े मजेदार ढंग से कहा कि 0 और 18 बराबर कर दिया है मोदी जी ने। ऐसा लग रहा है कि 0 और 18 बराबर है। और यहाँ पर सारे दर्शकों को यह ग्राफ देखना बहुत जरूरी है कि दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसने 0% टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर किया हो, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना मलेशिया, ना इंडोनेशिया। मैं ये इन तमाम देशों की बात कर रही हूँ, कनाडा और यूरोपियन यूनियन तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन ऐसा सरेंडर और उस पर ऐसा जश्न है, सब लोग बोल रहे हैं कि जबरदस्त डील हो गई है। तो देखिए, इस सरकार की पहली नीति रही है नाम बदल दो, है ना, नाम बदल देते हैं। वो कर्तव्य भवन में बैठते हैं, कर्तव्य पथ पर चलते हैं, वो कर्तव्य निभा रहे हैं। तो उन्होंने अब वो 0 = 18, यानी 0 बराबर 18 अब ये माना जाए, 18 अब 0 माना जाए। अब क्या कहा जाए भाई, उनकी सरकार है, जो चाहे वो कहें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्रंप का तमाम विरोध उसके देश में है, तमाम फाइलों में उनका नाम है, लेकिन मुझे लग रहा फिर भी वो अपने हित कैसे साध रहा है अमेरिका के लिए। वहां वो अमेरिका फर्स्ट रख रहा है भाई। वो कह रहा है कि ये करो, ये सब वो अपने, वो जो अगर किसानों के लिए कृषि क्षेत्र हमारा खुल रहा है तो उनके किसानों को फायदा होगा ना। यहाँ कुछ नहीं सोचा जा रहा। तो टैरिफ से हमारा निर्यात तो प्रभावित हो ही रहा था। अब उनके लिए हमने जो बाजार खोल दिया, जो हमारे आयात होगा अब यहाँ, इससे हमारा सब कुछ तबाह होगा जो वो है। तो ये मेड इन इंडिया का शोर किस लिए था भाई? क्या करेगा और किसान करेगा क्या फिर? द ग्रेट स्वदेशी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। वो बांग्लादेश का आपने जिक्र किया ही, सब लोग अपनी शर्तों पे। बांग्लादेश का, इवन बांग्लादेश किसी, जहां तक खबरें आ रही है, कोई शर्त नहीं है कि ये मत, तेल मत खरीदो, वो मत खरीदो, वो मत खरीदो। तो हम क्यों इन चक्करों में पड़े? तो वही है कि कोई कुछ तो है, कोई कमजोर नस है जो एप्स्टीन फाइल है, और उद्योगपति महोदय का तमाम तरह की फाइलें हैं, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम पर्दादारी है। अब मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है पर्दा उठाने का, और उसमें विपक्ष, संसद के भीतर और बाहर, किसान, मजदूर, वो सड़कों पर आ ही रहे हैं, लगातार आएंगे मुझे लगता है। तो ये एक संघर्ष बढ़ने वाला है। और मुझे लगता है पूरे देश में इस समय तमाम सब चीजें, चाहे वो मनरेगा के लिए बात थी, यूजीसी की बात थी, अब सड़कों पर संघर्ष दोबारा से हमें देखने को मिलेगा और इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि 12 फरवरी की जो स्ट्राइक है और उसके बाद किस तरह से ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी, क्योंकि ट्रेड डील इस समय सरेंडर डील में तब्दील हो चुकी है और इसे लेकर कोई भ्रम कहीं नहीं रह गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ। संसद का बजट सत्र चल रहा है, हंगामा है, मोदी जी डरे हुए हैं, संसद में लोकसभा आने को तैयार नहीं है, महिला सांसदों का डर हो गया। और इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। मोर्चा बहुत तगड़ा है, विपक्ष हावी होता दिखाई दे रहा है संसद के बजट सत्र में। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा ये मानना है एक आम नागरिक के तौर में कि ये तो होना ही था। जिस तरह से ओम बिरला, राहुल गांधी नेता विपक्ष को बोलने ना देना या बोलने से रोकना, दूसरा ये कहना कि प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा था, वहीं लोकसभा के मेंबर से अगर खतरा था और उसकी जांच ना कराना, तो मुझे लगता है कि ये एक टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा धब्बा है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये तो होना ही था और ठीक हुआ है। मुकुल, क्या है आपका पंच? मैं तो बहुत ही स्तब्ध हूं ये सुनकर कि प्रधानमंत्री को अपनी संसद में कोई खतरा था
और खतरा था तो अब तक एफआईआर और गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी। पर जो प्रधानमंत्री अपनी संसद से डर जाए, महिला सांसदों से डर जाए, जब 33% महिला आरक्षण अभी दिया है, जब 3 महिलाओं से ये डर पैदा हो गया तो 33% महिलाओं से क्या होगा, ये मैं सोच रहा हूँ, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही मतलब अविश्वास उन्होंने एक तरह से पैदा कर दिया। और ये स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसका भी एक ये देखना होगा, भले ही वो पास ना हो, लेकिन एक धब्बा तो लग गया है ओम बिरला जी पर और पूरी सरकार पर। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि बजट सत्र में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टिमहुड कार्ड खेलने पर उतारू हैं, क्योंकि वे चाहते नहीं हैं कि बजट पर असली चर्चा हो और ट्रेड डील पर तो बिल्कुल भी चर्चा वो चाहते नहीं है। इसमें जो शर्मनाक पल है, यह कहना एक एनडीए के स्पोक्स पर्सन का कि महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दांत काट सकती थी, मुझे लगता है इस पर भी अगर मोदी जी की चुप्पी है, उससे ज्यादा महिलाओं का अपमान, देश की महिलाओं का अपमान बीजेपी कर नहीं सकती है। जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है मुकुल की, बजट सत्र में विपक्ष हावी है। पहले दिन से जो उचित समझो वो करो, एप्स्टीन फाइल उसके बाद आई और उसके बाद ट्रेड डील आई। यहाँ एमएम नरवणे की जो किताब, जो पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, उनकी जो किताब है, जो मेमोयर्स हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उस पर बैटिंग करनी शुरू की राहुल गांधी ने। उनको बोलने तक नहीं दिया गया। पहली बार हुआ कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बोल नहीं पाए। धन्यवाद ज्ञापन जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का था। लेकिन इतना डर जाएंगे मोदी जी, यह कल्पना भी करनी मुश्किल है। और यह जो पूरा माहौल बनाया गया कि महिला सांसद ये कर सकती थी, अभी वीडियो जारी हो रहे हैं, गोदी मीडिया में वो वीडियो चल रहे हैं कि महिलाएं कैसे पोस्टर लेकर खड़ी हुई थी। ये क्या तमाशा हो रहा है? देखिए, वैसे मैं सही बात बताऊं तो ना तो वो डरे हैं, वो डरा रहे हैं लोगों को कि क्या एक वो भटका रहे हैं। दरअसल पंजाब में उन्होंने यही किया था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस आ गया। एक प्रधानमंत्री, और जो सबसे शक्तिशाली और 56 इंच जाने कितने इंच कहा जाता है, मतलब, और अपने आप को वो नॉन बायोलॉजिकल भी कहते थे, उन्हें इतना खतरा हो गया। मुझे ये और लगता है संसद में मार्शल तो होते हैं। वो मणिपुर वो नहीं जाते क्योंकि वहां खतरा है, पंजाब में खतरा हो गया, अब संसद में खतरा हो गया। मुझे लगता है कि पूरा पूरा ये डाइवर्ट करने की नीति थी, वो एक टैक्टिस है कि वो चाहे वो पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब हो नरवणे जी की, चाहे वो अमेरिकी डील हो, उस पर किसी पर जवाब देना नहीं चाहते और चाहते हैं कि केओस बना रहे संसद में, ऐसी हंगामे में चढ़ते हुए ये खत्म हो जाए। वहां सवाल उठाया जा रहा है कि वो पब्लिश है या नहीं पब्लिश है, अनपब्लिश है। मेरा सवाल है कि पब्लिश क्यों नहीं होने दी गई, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये बड़ी जीत दिखा रहे हैं कि ये तो पब्लिश नहीं थी, इसने कैसे कह दिया। वो ठीक है, वो संसद का अपने रूल होंगे, लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे एक्स आर्मी चीफ अपनी बात नहीं कह सकते, अपनी किताब नहीं लिख सकते, इससे बड़ा इस देश के लिए क्या होगा? बैन जिसे कहते हैं, ये बैन ही है। तो मुझे लगता है कि सारा ये डरना डराना जो है एक नाटक रचा गया है, एक बार फिर लोगों के दिमाग भटकाने के लिए। अदिति, इन सब चीजों में जो बजट पेश किया गया वह भेंट चढ़ गया इस सारे हंगामे की। बजट में क्या है, क्या नहीं है, क्या सरेंडर है, क्या इसका कोई कनेक्शन ट्रेड डील से था कि ट्रेड डील पहले हुई या बजट पहले तैयार हुआ, ये सारे मुद्दे आप देखिए कि पूरी तरह से संसद से गायब हो गए हैं। और शायद यही मोदी जी चाहते भी होंगे कि इन पे चर्चा ना हो। ये मुद्दों से भटकाने की तो पूरी इनकी रणनीति रही है, वो तो शुरू से ही लग रहा है, क्योंकि ये पब्लिशिंग को लेके पब्लिश नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये हुआ था कि नहीं, बस जी। आपने इसका कोई जवाब दिया? क्योंकि इसका तो मेजर जनरल फॉर्मर आर्मी चीफ ने भी कुछ नहीं बोला हुआ था। तो भटकाने की तो पूरी, और ट्रेड डील के ऊपर भी भटकाने की पूरी मंशा थी। जहां तक बजट की बात है, उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर बोलेंगे लोग। और मुझे लगता है कि ओम बिरला अब के ऊपर जो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है और वो नहीं है, इसमें ये सरकार को थोड़ी, जिसे कहते हैं ना, नैन की शर्म होगी कि वो इस चीज को लेके थोड़ी शर्म आ जाएगी, आंखों पे थोड़ी शर्म आएगी। तो इसकी तो डिस्कशन वो करा ही देंगे। लेकिन पूरा ये सत्र मुझे लगता है एक भटकाने की पूरी रणनीति रही है। हाँ, और मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे अहम बात थी कि ट्रेड डील पार्लियामेंट के चलते हुए हुई, संसद चल रही थी, यानी सर्वोच्च संस्था में आपने पूरी तरह से अंधेरे में रखा। आपने फोन किया मोदी जी ने ट्रंप को, अकॉर्डिंग टू ट्रंप, हम ये सिर्फ कह रहे हैं, सारी बातें हमारे सोर्स ट्रंप हैं, उन्होंने बताया कि मोदी जी का फोन आया और मैंने ट्रेड डील पर ओके कर दी। लेकिन आपने देश की संसद को क्यों नहीं बताया मोदी जी क्या ट्रेड डील हुई है? अभी तक उसके डिटेल्स भारत की जनता के सामने
आपको रखने चाहिए थे? मुझे लगता है ये एक बहुत अहम सुलगता हुआ सवाल है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम सवाल की तरफ। मणिपुर एक बार फिर जल रहा है। 2023 से मणिपुर सुलग रहा है और मोदी सरकार पूरी तरह से इसमें नाकाम रही है। आनन फानन में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, वहां पर सरकार बना दी गई और यह आलम है इस सरकार का कि जो डिप्टी सीएम बनाई गई वह मणिपुर जाके शपथ नहीं ले पाई। ऑनलाइन उन्होंने शपथ ली, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। जिस तरह से आग, हिंसा, नफरत फैल रही है मणिपुर में, इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सर। भाषा, मेरा मानना है कि मणिपुर में बीजेपी और बीजेपी की सरकार अपना जनमत खो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव वहां पारित हो चुका था, तभी वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था। अब उसी हालात में कुछ नहीं बदला हुआ, उसमें ही दोबारा सरकार बनाना, मुझे लगता है कि ये मणिपुर के साथ ये अपमान है। उन्हें एक नए चुनाव की जरूरत थी। आप शांति स्थापित कीजिए, नए चुनाव कीजिए। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा तो सीधा सवाल है मोदी सरकार से कि आखिर क्या सोचकर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाया गया और क्या तैयारी थी उनकी कि वहां पर नई सरकार बैठा दें। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आपने जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया है, उप मुख्यमंत्री बनाया है, वह मणिपुर जाकर शपथ तक नहीं ले सकती हैं और फिर आप कह रहे हैं कि स्थितियों को नॉर्मल किया जा रहा है। यह जो आग लगी है और लगाई गई है मणिपुर में, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसका जवाब संसद में भी मोदी सरकार को देना चाहिए। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि 3 साल से मणिपुर में जो लगी आग है, इसमें केंद्र के हाथ से सिचुएशन बिल्कुल बाहर निकल चुकी है और ना ही केंद्र की तरफ से कोई पहल दिख रही है कुछ करने की। जैसे आपने कहा, आनन फानन में सरकार बनाई गई है, लेकिन उस सरकार बनाने के बाद हिंसा और बढ़ी है। इसका जवाब प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को देना चाहिए, लेकिन वो कहाँ है इस वक्त, हमें नहीं मालूम। मुकुल, जो तस्वीरें हैं मणिपुर से वो बहुत चिंता करने वाली हैं, चिंताजनक है। हालात वहां विस्फोटक है और बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा है। नेट 5 दिनों के लिए बंद है, डिप्टी सीएम वहां जा नहीं सकती हैं और पूरी तरह से सत्ता प्रतिष्ठान से खामोशी है। नोबडी इज हेल्ड अकाउंटेबल। 2023 से मणिपुर सुलग रहा है और यह सिर्फ सरकार की नीति के तहत सुलग रहा है। लोग भूल भी जाते हैं कि मणिपुर में आग क्यों लगी हुई है। ये मणिपुर में आग दरअसल मैतेई और कुकी समाज को जिस तरह से लड़ाने भिड़ाने और मेजॉरिटी को ही विक्टिम बनाने की सोच है बीजेपी की, उसकी वजह से मणिपुर सुलग रहा है। और आज फिर तो ये देखिए, ये तो हर चीज में नीति इनकी यही रही है कि पहले कुछ दिखाओ फिर लड़ाओ। ये एक मामला, एक राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इतना सेंसिटिव राज्य है, मतलब आप उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ, मैं कह रहा हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स की चीजें नहीं है। ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, देश के लिए खतरा है। एक समुदाय को आप अलग थलग कर रहे हैं। स्थिति ये आगे जो आपने भी कहा कि एक डिप्टी सीएम अपने राज्य की राजधानी में जाके शपथ नहीं ले सकती, और वो चाह रहे थे कि हमने ये इक्वेशन बना ली कि एक हमने मैतेई रख लिया मुख्यमंत्री, एक कुकी जो है आपने डिप्टी सीएम रख लिया, एक नागा रख लिया, और ये बढ़िया एक सरकार बन जाएगी। लेकिन आप महाविश्वास खो चुके हैं और विश्वास आपने अपनी वजह से खोया है। लगातार आपने उसे अनदेखा किया जो वहां वीरेंद्र सिंह ने किया था, और ये सब चीजें जो थी, जो आप कहने की आग लगा, हम भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा स्मृति हमारी कमजोर हो गई जिस तरह से। तो मुझे लगता है कि ये खिलवाड़ है नॉर्थ ईस्ट जैसे उसके एक राज्य के साथ, और ये तमाम जगह कर रहे हैं, ये बंटवारा जो कर रहे हैं। यूजीसी में बार बार कह रहा हूं, यूजीसी में भी ये किया, पहले पिछड़ों से हमदर्दी दिखाई, एक नियम आया, फिर उसे हटा लिया मनुवादियों को इसमें। अब आप ऐसी असम में कर रहे हैं, आप वहां हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वहां, तो लगातार आप लोगों को बांट रहे हैं। एक भी चीज मुझे जोड़ने वाली इस सरकार में नहीं दिखी। अदिति, लेकिन मणिपुर का जो हाल है और ऐसा जो नजर आ रहा है, जिस तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि बाकी दुनिया को पता ना चले कि मणिपुर में कहाँ क्या जल रहा है, क्या सुलग रहा है, इस पर जो खामोशी है, और विपक्ष भी इस पर ज्यादा आगे आके सवाल नहीं पूछ रहा है सरकार से, ये भी एक बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। हाँ, विपक्ष ने अपने तरीके से थोड़ा, अभी विपक्ष और मुद्दों में लगा हुआ है, विपक्ष को बोलने दिया जाए तब भी। बाकी हाँ, आपकी बात सही है कि विपक्ष को भी जिस तरह से मणिपुर को उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया है। लेकिन मणिपुर में पिछले कुछ दिन डिस्कशन हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर में अभी भी कितने लोग बेघर हैं, महिलाएं बच्चे बेघर हैं अभी।
कितने लोग मर चुके हैं। वो जो महिला जिसके साथ रेप हुआ था वो मर चुकी हैं। अच्छा, कुकी, इनके खुद के भाजपा के जितने रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि कुकी लोग जो हैं वो शामिल नहीं होना चाहते थे सरकार पे, तो जैसे इन्होंने कहा वो एक टोकनिज्म कर लिया, वो लोग सेपरेट वो चाहते हैं। इन मसलों को बैठ के बात करके सुलझाने का बात है कि जन आनन फानन में आपने एक सरकार बना दी क्योंकि आप प्रेसिडेंट्स रूल नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर जो है वो एंटायर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर उसका असर इफेक्ट पड़ता पड़ेगा, है, जी। असर पड़ता है। तो इसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है, और ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया, ना सरकार, ना किसी की तरफ से। ये एक बहुत ही दुख भरी मतलब जी, क्योंकि सिचुएशन। मणिपुर का सुलगना, मणिपुर का जलना और मणिपुर में इस तरह से नफरत फैलना हम सब के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि देश का एक राज्य आखिर क्यों चल रहा है और प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं। इकलौता राज्य जहां मोदी जी जाते नहीं हैं, वह सवाल हम सबका अपना सवाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।